बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सिद्दीकी और आज आपकी खिदमत में एक मौका फिर हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से रोज़ाना प्रोग्राम भी देखते हैं और मुख्तलिफ हवालों से आप उनकी तफ़सीलात भी आपको आप तक पहुँचती हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की कुछ और दीगर जो अहम मसाइल हैं उनके हवाले से बात करेंगे और जो एक बहुत बड़ी खबर चल रही है कि अब पाकिस्तान में मुकीम वो जो तमाम गैर मुल्की अफराद थे जिसमें अफ़गान शहरी भी शामिल है कि अब उनको बाकायदा 1 महीने का टाइम दिया गया था कि वो पाकिस्तान छोड़कर अपने-अपने ममालिक में वापस चले जाएँ। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनके पास सफ़री दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं थे, जिनके पास बाकायदा वीज़ा नहीं था, जिनके पास पासपोर्ट नहीं थे, तो अब उनको ये कहा जा रहा है कि वो हर हालत में 1 नवंबर से पहले-पहले अपने ममालिक को वापस चले जाएँ। इस फैसले के पाकिस्तान की इकानमी पर क्या असरात पड़ेंगे? क्या ये फैसला पाकिस्तान की इकानमी के लिए बेहतर फैसला होगा? क्या इसके आफ्टरशॉक्स हो सकते हैं? हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि एक दफ़ा फिर हमारे साथ डॉक्टर शाहिद अली साहब मौजूद है। डॉक्टर शाहिद अली साहब जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है और इंतहाई मानी जानी शख्सियत है, खास तौर पर जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने का एक दफ़ा फिर और जानना चाहूँगा आपसे, इस वक़्त तकरीबन मेरे ख़्याल से कोई 25-26 दिन रह गए हैं, जो डेडलाइन दी गई थी वो तमाम गैर मुल्की अफ़राद जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद अफ़गान मुहाजिरीन की शामिल है कि वो अपने-अपने ममालिक में वापस चले जाएँ। क्या इसके इफ़ेक्ट्स होंगे पाकिस्तान की इकॉनमी पर? ये एक अच्छा फ़ैसला है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए या इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। असल में ये जो डिसीजन लिया गया है, इसके कुछ कॉजेज़ हैं। एक तो ये इसका जो मेजर रीज़न है वो पॉलिटिकल है। अफ़गानिस्तान के जो शहरी यहाँ पर है वो 2 किस्म के शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। एक वो एक तो वो शहरी हैं जो रेगुलर है, जो जिनके पास दस्तावेज़ात मौजूद है। दूसरे वो लोग मौजूद हैं जो इल्लीगल तरीके से यहाँ पर आबाद हैं। तो इसका जो ये डिसीजन लिया गया है तो वो उन लोगों के लिए है जो ऐसे सफरी दस्तावेजात उनके पास नहीं है और वो यहाँ पर इलीगली मुकीम है। तो ये एक निहायत अच्छा इक़दाम है, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इस तरह इस सिचुएशन को हैंडल करे कि हमारे जो नाइबर कंट्री है, जो अफगानिस्तान है, ताकि उनके साथ हालात भी कशीदा ना हो। दूसरा एस्पेक्ट जो इसका है वो ट्रेड के हवाले से भी है। चूँकि इसके साथ-साथ एक तो गैर मुल्की जो पाकिस्तान में मुक़ीम है और ये सिर्फ़ अफ़गानिस्तान के नहीं, बाकी ममालिक के भी जो कि बहुत कम है। तो उन लोगों के खिलाफ भी ये एक्शन लिया जाएगा। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो ट्रेड के रिलेटेड जो इन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं। तो इन सैंक्शंस की वजह ये है कि अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तान के थ्रू जो अफ़गानिस्तान को ट्रेड हो रही है, तो वो पाक अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड जो एक मुआहिदा है। तो उनमें से ऐसी चीज़ें सामने आई है जिससे ये साफ पता चलता है कि ये स्मगलिंग के थ्रू चीज़ें हो रही है। ख़ास तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जो अफ़गानिस्तान की इंपोर्ट्स है वो है $8 बिलियन, जबकि उनके एक्सपोर्ट्स है $2 बिलियन। अब ये $6 बिलियन जो वहाँ पर ये इंपोर्ट्स सरप्लस है, तो ये $6 बिलियन वो पाकिस्तान से ही फिर मार्केट से उठाते हैं। तो ये पाकिस्तान के जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है, खास तौर पर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के हवाले से, तो ये एक्स्ट्रा $6 बिलियन हम पे कर रहे हैं। तो इन्होंने ये फैसला किया है कि हम इसको रेगुलराइज करेंगे। रेगुलराइज के साथ साथ ये करेंगे कि कुछ चीज़ों पर सैंक्शंस लगाएंगे। ट्रेड पर सैंक्शंस नहीं लगा रहे, लेकिन कुछ आइटम्स इस तरह है, जिस तरह स्वीट्स है, चॉकलेट्स है, गारमेंट्स है या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है, तो उन पर अब ये सी और बॉर्डर के थ्रू ये ट्रेड नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटीज़ है और जो टैक्सेस है, तो वो भी कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें जो पाकिस्तान ने सैंक्शंस लगाई है, उनके अलावा जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रही है अफगानिस्तान के थ्रू, तो उनकी गारंटीज़ लेंगे। एफबीआर ये गारंटीज़ कलेक्ट करेंगे। तो इससे होगा ये कि ये जो एक्स्ट्रा $6 बिलियन का जो हमारे ऊपर बोझ है, वो कम होगा। डॉक्टर साहब, अगर आसान अल्फाज में हम समझना चाहें कि इस वक़्त जो कॉन्संट्रेट हो रहा है अफ़गानिस्तान में, कुछ ऐसी कमोडिटीज़ रिकॉर्ड में शो होती है कि वो अफ़गानिस्तान जा रही है, लेकिन बज़ाहिर ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में रुकती है, पाकिस्तान का ज़र मुबादला, पाकिस्तान के डॉलर्स उसमें खर्च होते हैं।
इस तमाम सूरत हाल को हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, अगर हम आसान अल्फाज में नाज़रीन को बताएं? जी, बिल्कुल, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। मैं आपको 2-3 चीज़ों का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ब्लैक टी के हवाले से ख़ासकर ये बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है आजकल कि अफ़गानिस्तान तो ब्लैक टी यूज़ ही नहीं करते, वो तो ग्रीन टी के शौकीन लोग हैं। तो वहाँ पर ये 1 टू 2 बिलियन डॉलर्स की ब्लैक टी इम्पोर्ट क्यों हो रही है? तो इसका सादा मतलब ये है कि ये इम्पोर्ट पाकिस्तान को हो रहा है। तो अगर ये ट्रेड रेगुलराइज हो जाए तो इससे अफगानिस्तान को भी फायदा है, ना कि ये सिर्फ पाकिस्तान के फायदे के लिए बात है, ये अफगानिस्तान के लिए भी अच्छी बात है। उनको वो चीज़ें मिलेंगी जो उनको ज़रूरत है, ना कि उनका नाम लेकर ऐसी चीज़ें इंपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में जिनका अफगानिस्तान को ज़रूरत ही नहीं है। एक दूसरी बात ये जो रेशम का कपड़ा है, तो ये इससे पाकिस्तान के मार्केट्स भरे पड़ी हैं। अब इनका जो ये कपड़ा आता है, ये रेशम का कपड़ा, इनके ऊपर पाकिस्तान की कोई रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर रहा, वो इलीगल तरीके से आ रहा है। अफगानिस्तान के बजाय वो पाकिस्तान में ही मार्केट्स में अवेलेबल होती है। तो अगर ये रेगुलराइज हो जाए तो इससे पाकिस्तान को भी फायदा है और अफगानिस्तान को भी बहुत बड़ा फायदा है। डॉक्टर साहब, ये जो हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट में पहली दफ़ा ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान की तकरीबन 40% की आबादी जो है, एक खत गुर्बत जो है उससे भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो लोग। आप क्या समझते हैं कि हम इस सूरत हाल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, और खुदा न खास्ता अगर इस स्टेज पर भी हम कोई जामे या ठोस स्टेप्स नहीं उठाते, तो क्या इन लोगों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है? इससे हमारी इकॉनमी मजीद तबाह हो सकती है, क्या होगा फिर? जी, बिल्कुल, ये बहुत एक तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आई है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से उन्होंने जो अदाद-ओ-शुमार इश्यू किए हैं, तो उनके मुताबिक पाकिस्तान के जो 40% आबादी है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर 900 या 920 रुपए से कम आमदन पे गुज़ारा कर रहे हैं। और अगर हम इस पैरामीटर को थोड़ा-सा चेंज कर दें और इसको $3.2 के बजाय $3.65 काउंट कर लें, मतलब ₹1000 के लगभग, तो उससे जो कम आमदनी वाले लोग हैं, तो उसमें 12 मिलियन का इज़ाफ़ा और हो जाता है। तो आसान अल्फ़ाज़ों में मैं ये बात कहूँगा कि तकरीबन 10 से लेकर 11 करोड़ तक आबादी जो है, वो रोज़ाना ₹1000 से कम कमा रहे हैं। बहुत ही तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है। इस रिपोर्ट में उन्होंने 2-3 चीज़ों की तरफ निशानदेही की हुई है। एक तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो यहाँ का टैक्स सिस्टम है, वो बहुत ख़राब है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक टैक्स सिस्टम बना हुआ है, जिसमें अमीर को मराहत मिल रही है और सब्सिडीज़ मिल रही है और गरीब पे ये बोझ पड़ रहा है। पाकिस्तान के अगर इस वक़्त आप देख लें तो 70% लोग 70% इनडायरेक्ट टैक्सेस है और 30% डायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो है जो हम लोग पे कर रहे हैं, जो आम अवाम पे कर रहे हैं, सारे अवाम जो पे सेल कर रहे टैक्स हैं। वगैरह है। बिल्कुल, जो सेल्स टैक्स है, जो हर प्रोडक्ट पे टैक्स हम लोग देते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है, वो 30% है। अब इस डायरेक्ट टैक्स पे अगर हम आ जाएँ, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ये पाकिस्तान में 4.2 मिलियन, मतलब 4.2 मिलियन लोग सिर्फ टैक्स फाइलर्स हैं। ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है। 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 4.2 मिलियन लोग टैक्स फाइलर्स हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। तो ये उसमें भी ज़्यादा लोग जो है वो तनख्वाहदार तबका है। तनख्वाहदार तबका है। तनख्वाहदार तबके के का जो टैक्स कलेक्शन आप पिछले साल का चेक कर लें तो वो 264 बिलियन रुपीस बनते हैं, जबकि रिटेलर्स और एक्सपोर्टर्स जो ये दोनों को मिलाकर अगर आप टैक्स देख लें तो वो 89 बिलियन रुपीस है। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो वर्ल्ड बैंक भी ये कह रहा है कि आप लोगों को जो 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 मराहत है वो गरीब को देने हैं और अमीर पे आप लोगों ने टैक्स लगाना है। तो इस रिपोर्ट में इन चीज़ों की तरफ निशानदेही की है। हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो इस वक्त है 9%। 9% से भी थोड़ा सा कम है, 8.7 8.8% अब जीडीपी है। गरीब मुल्कों में भी ये 15% होता है, जबकि अमीर मुल्कों में ये 30%, 30 टू 35% होता है। तो जो ये टैक्स टू जीडीपी रेशो है, इस टैक्स टू जीडीपी रेशो के साथ ये कौम कभी भी गरीब पर पैसा खर्च नहीं कर सकते। अगर आपने गरीब पर पैसा खर्च करना है तो सबसे पहले आपको टैक्स लगाना होगा, लेकिन टैक्स गरीब पर नहीं, टैक्स अमीर पर। इस मुल्क में बड़े-बड़े जागीरदार मौजूद है। एग्रीकल्चर टैक्स की जब हम बात कर लेते हैं, तो लोग ये समझ लेते हैं कि ये एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो किसान पे लगेगा। नहीं, किसान पे नहीं, जो लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर से जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो चंद हज़ार रुपए टैक्स देता है। और एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे सेक्टर्स में अगर करोड़ों रुपए कोई कमा रहा है, तो वो 30-40 लाख रुपए टैक्स देता है।
तो ये जो इनइक्वलिटी है, जो इम्बैलेंस है, इसको ठीक करना होगा। और IMF और वर्ल्ड बैंक भी इस चीज़ पर ज़ोर दे रहे हैं कि अगर ये चीज़ें ठीक ना हुई, तो आइंदा कुछ सालों में ये खत गुर्बत के जो नीचे वाले लोग हैं, इनमें और भी इज़ाफ़ा होगा। डॉक्टर साहब, ये जो सूरत हाल है इस मुल्क में, जो गरीब मुल्क है, यहाँ पर बहुत सारे इदारे आज भी इस तरह मौजूद है जो कि खसारे में हैं, जिसको हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि ये सफ़ेद हाथी बनते हैं। आप पीए की एग्जाम्पल ले लें, आप स्टील मिल की एग्जाम्पल ले लें, आप रेलवे की एग्जाम्पल ले लें। ये वो तमाम इदारे हैं जो कि रोज़ाना इस गरीब कौम का जो अरबों रुपए का टैक्स है, ये उसी को खाते हैं। ये खुद अपने वसाइल पर खुद गुजारा नहीं कर सकते, बल्कि हमारे टैक्सेस का मनी जो है, हर साल हम इसको अरबों रुपए जो है वो मुख्तलिफ देते हैं ताकि ये मुश्किलात से निकलें। आप नहीं समझते कि ऐसे इदारों की निष्कारी होनी चाहिए ताकि हम पर मजीद बोझ भी ना हो और उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो? ये जो निजकारी के हवाले से आपने बात की, तो ये एक बहुत बड़ी डिबेटेबल इशू है। और इसमें पॉलिटिकल विल का ना होना सबसे बड़ी वजह है कि आज तक हम ये प्राइवेटाइज नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल आप पीआई को देख ले, तो वो बहुत बड़े खसारे में है। सालाना 1000 अरब से वो खसारा तजाविज़ कर रहा है, जो हमारे स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस है। 1000 अरब से ज्यादा। ज़्यादा है। अच्छा। तो ये जो खसारे हैं, ये हम अपने बजट से तय कर रहे हैं, और इसका कौमी बजट पे बहुत ज़्यादा दबाव है इस चीज़ का। तो जब तक हम ये प्राइवेटाइज़ नहीं करते, और स्लोली एंड ग्रेजुअली, लेकिन प्राइवेटाइज़ेशन के हवाले से जो एक अदर स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये समझ रहे हैं कि इससे एम्प्लॉयमेंट कम होगी। हालाँकि इससे एम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी। अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कर लें, तो सब जो जो ये जब नेशनलाइज़ था, और आज जो प्राइवेटाइज है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज मार्केट में अवेलेबल है, तो इससे ये एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई है कि कम हुई है? अब अगर आप ये मीडिया नेटवर्क की बात कर लें, जब जब एक पीटीवी न्यूज़ था, उस वक्त एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी, या जो ढेर सारे चैनल्स मार्केट में अवेलेबल है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ेगी। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि हर चीज़ के लिए एक ज़ाब्ता अखलाक होते हैं, अगर इसको रेगुलराइज करे और इसको इस तरह करे कि इससे एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो, और इससे आम आवाम तक इसके बेनिफिट्स पहुँचे, तो ज़बरदस्त बात है। अच्छा, डॉक्टर साहब, आखिर में ये पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो इतना ज़्यादा खसारा जारी है, मुख्तलिफ इदारे खसारे में है, पाकिस्तान का रेवेन्यू बहुत कम हो गया है। उसके लिए मुख्तलिफ तरीके सोचे समझे जा रहे हैं, और एक तरीका ये भी है कि इस वक्त जो पुराने हमारा फाटा के अजला थे, कबायली अजला जो थे, और मलाकन डिवीजन जिसमें पूरे 8-9 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की एक सहूलत थी लोगों के पास, अब उसको ख़त्म किया जा रहा है। और ये खबरें भी आ रही है कि शायद उन गाड़ियों को रेगुलराइज किया जा रहा है, लोगों से कस्टम लिया जाएगा, ये गाड़ियाँ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि ये फैसला पाकिस्तानी मफाद में, इस मुल्क के मफाद में बेहतर फैसला होगा, अवाम के मफाद में बेहतर फैसला होगा, या इसके क्या नताइज होंगे? जी, बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजन आया है कि ये इस बारे में वो सीरियसली सोच रहे हैं कि हम इन चीज़ों को रेगुलराइज़ करें। लेकिन असल में मसला ये होता है कि पहले आप एक रिलीफ़ दे देते हैं, वो रिलीफ़ इस तरह छीन लेते हैं कि अवाम के पास कुछ नहीं बचता फिर। अगर आप ये अदाद-ओ-शुमार देख लें, तो तकरीबन 3 करोड़ तक आबादी है ये क्वाटा में। तो इन 3 करोड़ लोगों पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि इसको इस तरह करे जिस तरह एक एमनेस्टी स्कीम पहले भी लाए थे। तो वो एमनेस्टी स्कीम से होगा ये कि एक तो हुकूमत को रेवेन्यू मिल जाएगी, तकरीबन 2-3-4 अरब आसानी से मिल सकते हैं, सिर्फ ये गाड़ियों के कस्टमाइज़ करने में। तो और अगर इस तरह ये फ़ेल करें कि डायरेक्ट इन पर बैन लगा दिया जाए, तो इसका उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है कि करेंगे क्या इस चीज़ का। तो हुकूमत को चाहिए कि रेगुलराइज़ करें, बिल्कुल करें, लेकिन कोई एमनेस्टी स्कीम लाए, वन टाइम एमनेस्टी स्कीम लाए, और इनको वो इस तरह रेगुलराइज़ करें ताकि उससे नेशनल एक्सचेकर को भी फ़ायदा पहुँचे, और आम आवाम तक भी इसका फ़ायदा पहुँचे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद अली साहब। हम आपको बहुत मशहूर है, हमारे साथ थैंक मौजूद थे, और काफ़ी डिटेल से उन्होंने बात की कि पाकिस्तान की इस वक्त इकानमी हम बेहतर किस तरह कर सकते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे 40% से भी ज़्यादा आबादी खत गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही हो, जिनमें जिन पर सैकड़ों यानी डॉलर का कर्जा हो। पाकिस्तान इस वक्त उन ममालिक में शुमार पाकिस्तान का होता है जहाँ पे कर्ज जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पाकिस्तान के लिए मजीद कोई मुल्क जो है वो कर्ज देने के लिए शायद तैयार नहीं है। हम रोज़ाना, बल्कि हर साल हम बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो सिर्फ उन कर्जों के सूद की मद में उनको अदा करते हैं।
पाकिस्तान का GDP जो है वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा। इन तमाम मसाइल के हल के लिए ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, पाकिस्तान के वो तमाम इदारे जो इस वक्त खसारे में चल रहे हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए। और सबसे जो अहम बात आज डॉक्टर साहब ने की है वो ये की है कि बदकिस्मती से इस मुल्क में जो डायरेक्ट टैक्स पेयर है उनकी तादाद सिर्फ 4.2 मिलियन है, यानी सिर्फ 42 लाख लोग जो है वो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। अगर इन तमाम बातों को हम एड्रेस करें तो यकीन ये कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान दीगर ममालिक की तरह तरक्की ना करे। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान डॉक्टर महबूब अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।